अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम अवाम का सवाल। मैं हूं अनस कुंदल। पाकिस्तान में पिछले चंद हफ्तों से दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। पहले कच्चे के इलाके में पंजाब पुलिस के 12 जवान शहीद हुए। उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें 54 जो लोग हैं वो शहीद हुए। तो पाकिस्तान के अंदर हालात कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से। इनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, हुकूमत इसके ऊपर क्या कर रही है? कच्चे के डाकू जो कि मुसलसल कई सालों से पाकिस्तानियों का नुकसान कर रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, लेकिन उनको कंट्रोल नहीं किया जा रहा अभी तक। तो इसके ऊपर पंजाब हुकूमत क्या करेगी, कैसे इनको कंट्रोल किया जाएगा? तो हमारे साथ इसके ऊपर बात करने के लिए मौजूद होंगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उस्मा कद्दार साहिबा, और हमारे साथ इसी के साथ बात करने के लिए मौजूद होंगी PTI से साबका वज़ीर इत्तलात मुशर्रफ जमशेद चीमा साहिबा। उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच आपके वक्त देने का। सबसे पहले उस्मा साहब आपसे बात करूँगा कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के जो वाक़यात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पहले कच्चे के इलाके में जो पाकिस्तान पंजाब पुलिस के जो एहलकार हैं वो शहीद हुए। अब बलूचिस्तान के अंदर जो है ऐसा सानिया पेश है अफसोसनाक। तो इसके ऊपर क्या कहती हैं कि हुकूमत कैसे इनको कंट्रोल करेगी और कैसे जो है पाकिस्तान के अंदर अमन आएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि पाकिस्तान जो है उसके बहुत सारे अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन हैं और वो हर वक्त इस ताक में रहते हैं कि किस तरीके से वो हमें हमलावर हों और बुनियादों को हमारी कमज़ोर करें। लेकिन उनके ये जो मज़मूम अज़ाइम हैं ये कभी पूरे नहीं होंगे। पहले भी आपने देखा कि हमने रद्दुल फ़साद और ज़रब अज़म में वज़ीरिस्तान जो नो गो एरिया था उस पर हमारी एक मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था और वहाँ से जहन्नुम वासिल करके इनको सबको तालिबान को निकाल दिया गया था। और अब वहाँ पे डेवलपमेंट भी हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और लोग जो हैं अब खुशहाली की तरफ जा रहे हैं। अब जो बलूचिस्तान है इसमें भी कुछ बाहर की ऐसी वो ताकतें हैं जिनकी नज़रें हमारे असासों पे हैं। आपको पता है बलूचिस्तान में मादनियात, कॉपर, गोल्ड, आयरन, गैस, अल्लाह ताला ने बहुत बलूचिस्तान को इस एक रिच सूबा बनाया है। उनकी हर वक्त यही नज़रें होती हैं कि किस तरीके से इसको पाकिस्तान से अलहदा किया जाए और वो वहाँ पे लोगों को उकसाते हैं, उनको हथियारों से लेस करते हैं और फिर रियासत के ऊपर उनको अटैक करवाते हैं। और ये बड़ा पुराना इनका एक तरीका है। असल बात ये है कि जो बाहर की फंडिंग इनको मिलती है उससे हमारे चूँकि अफ़गानिस्तान और ईरान के पोरस बॉर्डर्स हैं वहाँ से असला आता है और इतना जदीद असला आता है कि आप सोचें कि ये कच्चे के आप डाकुओं की बात करते हैं, रॉकेट लॉन्चर्स किसी आम डाकू के पास हो सकते हैं? ये सब बाहर से इधर आते हैं और ये सब जो है एक सोची समझी एक साजिश है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अब हमारे जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उनकी ये कैपेसिटी नहीं है। इसके इस टाइप के जो जदीद हथियार हैं इनसे निपटने के लिए आपको गनशिप हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो अफवाज हैं उनके पास ये कैपेसिटी है और उनकी मदद से और अपने इदारों की मदद से हम इन सब को जहन्नम वासिल करेंगे। ये जो बलूचिस्तान में हुआ है जितनी इसकी मजम्मत की जाए कम है। हम सब के दिल खून के आंसू रो रहे हैं क्योंकि वो मासूम जाने थी। उनका क्या कसूर था? मुख्तलिफ जगहों से उनको निकाल के और उनको ज़िबा किया इन लोगों ने। इनको किसी सूरत इनको जो है छोड़ा नहीं जाएगा और इनको आखिर तक जो है इनका पीछा अच्छा मैडम, करके। आपकी हुकूमत है तो आप इनको कैसे कंट्रोल करेंगे? अगर बात की जाए कच्चे के इलाके के डाकुओं की तो पिछले 1.5 साल से वहाँ पे ऑपरेशन जारी है लेकिन अभी तक हम कामयाबी हासिल नहीं कर पाए हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? क्यों नहीं हो पा रहा हमसे? आपको मैं बता रही हूँ ना कि इसमें बहुत सारी बैरूनी ताकतें जो हैं वो शामिल हैं और हमें अपनी जो अफवाज हैं फ़ौज है उससे भी मदद लेनी पड़ेगी क्योंकि जिस तरीके से इनकी मदद की जाती है हमारी जो सिर्फ पुलिस हैं वो इनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। उनके पास उस तरह के हथियार नहीं हैं, उनके पास उस तरह की इक्विपमेंट नहीं है और ये सब मुश्तरका कंबाइंड जब ऑपरेशन होंगे इसीलिए तो जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है वो इतना ज़रूरी है। बड़े अफसोस की बात है कि हम एक कौम नहीं बन सके। हम उस अज़्म इस्तेहकाम के पीछे भी एक यकजा होके ना खड़े हुए, उसको भी हमने मुतनाज़ा बना लिया, उसमें भी हमने सवाल खड़े कर लिए। अब देखें ना ये जो पाकिस्तान जिस सूरत हाल का सामना कर रहा है, अज़्म इस्तेहकाम नागुज़ीर हो गया है।
और अभी इसीलिए हमारी हुकूमत ने 20 अरब रुपया इसके लिए मुख्तस किया है और कैपेसिटी बिल्डिंग भी होगी हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ की, हमारी अफवाज भी हमारे साथ होंगी और इनको बिल्कुल हम अपनी जो ज़मीन है उससे सफाई जो हस्ती है, हमारी जो पाक ज़मीन है उसे हम इनको मिटा अच्छा के मैडम, दाम आप बात देंगे। कर रही हैं ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम की, तो इसके ऊपर जो है हुकूमत ने ABC का जो इजलास है वो मुनक्कद करना था, लेकिन वो अभी तक नहीं बुला सकी हैं। क्या वजूहात हैं कि एक मुश्तरका जो है वो प्लान बनाया जाए, इजलास हो जिसके अंदर जो है दहशत गर्दी को कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जाएँ? वो जो इजलास है वो अभी तक क्यों नहीं हो पाया? देखिए, ये हम लोग तो एक जमहूरी पार्टी हैं और हम चाहते हैं कि सब जितने भी सियासी फरीक हैं या जितने भी सियासी पार्टीज़ हैं उन सबको इंगेज करें, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ, उनसे बातचीत करें और जहाँ मुल्क की बका का ताल्लुक है, हमारे बॉर्डर्स का ताल्लुक है, हमारी लोगों की जान की हिफाजत का ताल्लुक है, उस पर कोई सियासत नहीं हो सकती, कोई पार्टीबाजी नहीं हो सकती। मुशर्रफ साहब आपसे बात करते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि मैडम ये बात कर रही हैं कि नेशनल कॉज के लिए एक जमात जो कि इदारों के ऊपर अटैक करती है, वो किसी भी तरीके से उनके साथ मुज़ाकरात कैसे किए जाएं और पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वो कैसे बेहतर होंगे। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के जो मामलात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एक जो जमात है वो किसी न किसी तरीके से ऑपरेशन को भी रोकने की कोशिश करती है, उसके ऊपर बातचीत नहीं करती है, तो कैसे ये मुमकिन होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखिए, ये तो अभी तक इल्ज़ामात हैं, अभी ये तय नहीं हुआ, ना ये कहीं साबित हुआ है। और जहाँ तक रहेगी बात के इदारों ने जब किसी को इंगेज करना हो, इस मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है हम, उन्होंने इनसे परमिशन थोड़ा लेनी है, इनसे मशवरा थोड़ा लेना है कि किसको इंगेज करना है कि नहीं। अगर पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी लेके आनी है, इस मुल्क की सबसे बड़ी वफाकी जमात तो PTI है। PTI को पॉलिटिकली इंगेज किए बगैर अगर इस मुल्क में ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सकती है, ना वैसे अगर इस मुल्क को अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों का सामना है। और इतने बड़े लेवल के ऊपर जो कल अफसोसनाक दिन था, तारीख स्याह तरीन दिन था पाकिस्तान की तारीख का। और मैं बिल्कुल ये नहीं कहती कि कोई पंजाबी उसमें शहीद हुआ या किसी बलोची ने शहीद कर दिया। पाकिस्तानी ने पाकिस्तानी के साथ अगर ये किया है और वो क्यों आलाकार बने हैं, हमें उस क्यों का जवाब ढूंढना है एज ए नेशन। और जहां तक रहेगी बात, पाकिस्तानी कौम है, जिंदा कौम है और पाकिस्तानी कौम ने साबित किया है, लेकिन इस मुल्क के फैसला साजों ने यह साबित किया है कि कभी वो मतलब लोटा साजी में इन्वॉल्व होते हैं, कभी वो देखो ना मंडियां लगती हैं, कभी इस मुल्क के अंदर शब खून मारा जाता है। 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ, लोगों के मैंडेट को चोरी किया जाता है। इस मुल्क को पहले क्या पक्के के डाकू कम थे कि अब छोटे छोटे कच्चे के डाकुओं ने भी इस मुल्क में जो तमाशा लगा के रखा हुआ है। तो ये कच्चे के डाकू पक्के के डाकू मिलके ये एक गोरख धंधा, ये खेल है। आप मान सकते हो? मुझे ये बताओ कि एक छोटी सी जगह के ऊपर, एक छोटी सी टेरिटरी के अंदर डाकू बैठे हों और वो दिन दिहाड़े किसी का भी बच्चा उठा लें, किसी को भी उठा लें, 12 हमारे पुलिस एहलकार शहीद कर दें। और फिर उसके बाद हम आज तक स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट देखें। इस मुल्क के अंदर जो कुछ ये तमाशा हो रहा है, हमें बयानात, मुजम्मत, हम बड़ा दुखी हैं। दुखी तो पूरी कौम है, हमसे ज्यादा तो वो दुखी हैं, हम भी दुखी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एज ए नेशन हम शर्मिंदा हमें होना चाहिए, फैसला साजों को शर्मिंदा होना चाहिए कि ऐसा क्या हमसे गलतियां हुई कि आज मुल्क इस नहज पे पहुंच गया। फिर दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है जिस पे मैं कौम की तवज्जो दिलाना चाहती हूँ, बड़ी इन्होंने सही बात की है आपकी जो पैनलिस्ट है कि रिच सूबा है, रिसोर्सफुल सूबा है पाकिस्तान का। अगर कुदरती वसाइल के मायनों से देखा जाए और रकबे के लिहाज से देखा जाए, सबसे बड़ा सूबा और सबसे रिच सूबा। और कभी इस रिच सूबे की आवाम को आपने देखा है गौर से कि वो कितने गरीब हैं? पूरे मुल्क से ज्यादा गरीब उस सूबे की आवाम क्यों है? इस क्यों का जवाब हम में से किसी के पास नहीं है। दूसरी जो अहम बात है जिसके ऊपर मैं तवज्जो दिलाना चाहती हूँ, कल फिर ये जो सुबाइयत कार्ड, कुछ मतलब मैं हैरान होती हूँ लोगों की अक्ल के ऊपर, इन्होंने खुदा को जान नहीं देनी। कल कुछ 2-2 टके के सहाफी और कुछ लोगों ने कल जो सुबाइयत कार्ड खेलने की कोशिश की है पंजाबी, ये कोई मौका? गरीब ने गरीब को मार दिया और आलाकार वो क्यों बने? अगर बैरूनी खेल रही हैं तो हमारे लोग उनके सहूलतकार क्यों हैं? इस क्यों का जवाब जब तक हम सही मायनों में नहीं ढूंढेंगे, हम कॉस्मेटिक बातें करेंगे, हम ऊपर वाली सुपरफिशियल और सतही बातें करेंगे,
सोल्यूशन नहीं निकलने वाला, ना 78 सालों में निकला है ना आगे निकलेगा। अच्छा मैडम, आपके इम्पोर्टेंट मुखालफिन है, ये बात कहते हैं कि आपकी जब हुकूमत थी तो आपने उस सूबे के लिए क्या किया, आपकी वहाँ पे क्या परफॉर्मेंस थी? बड़ी अहम बात है। देखिए सबसे पहले तो ये कि इस सूबे के ऊपर जो कंट्रोल है, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी जमहूरी जमात का उस तरह से कंट्रोल नहीं रहा। ये एक हकीकत है, हमें इसको फेस करना चाहिए और हमें इसके ऊपर बात भी करनी चाहिए। बात करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर एक सियासी ग्रोह, एक आर्टिफिशियल लीडरशिप क्रिएट की गई बाप पार्टी की शक्ल में, ठीक है, जिनका वहां के जो मैसेज हैं, वहां की जो आवाम है ना, उनमें से वो हैं ना, उनके मसाइल से उनका कोई लेना देना है और ना उनके नुमाइंदे हैं। और मैं आपको ईमानदारी से बता रही हूँ, क्योंकि मैं बलूचिस्तान में खुद, जब मैं अंडरग्राउंड थी तो मैं रह के आई हूँ बलूचिस्तान में। मैं पहले भी खैर विजिट पे 2018 जाते में थे। वो आपके इत्तेहादी थे, तो तब ये जो आप बातें कर रही हैं, तब ये बातें क्यों नहीं की गई आपकी जमात की जानब से, बाप मैं पार्टी के पहले, हवाले से? जी अंस मेरी बात सुने ना, मैं उसी तरफ आ रही हूँ। ये भी आपने अच्छा सवाल किया। तल्ख सवाल सबसे किए जाएंगे तो हम सही जवाब की तरफ जाएंगे। जी शुगर कोटिंग बातों से ये जो कल इतना बड़ा जुल्म हुआ है, और ये जुल्म वो है जो हमें नजर आ गया है। ये इतना बड़ा कल बुरा दिन था। कल वो जो मारे गए हैं, बहुत गरीब लोग हैं, वो बहुत गरीब घरों के। वो कौन सी प्रिविलेज क्लास थी, वो कौन से ना पावर कॉरिडोर में थे, ना वैसे वो मजदूर थे। मजदूर ने मजदूर का गला काट दिया, क्यों? और वो दहशतगर्द जो बने हैं, वो क्यों बने, उन्होंने क्यों असला उठाया? मैं तो इस चीज के ऊपर फोकस करवाना चाह रही हूँ। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सुने आप। जी वहां पे जो कुछ बलूचिस्तान में जिस तरह के इलेक्शन हो रहे हैं, जिस तरह का कंट्रोल था ना, कोई वहां पे जमहूरियत है, कोई नाम को नहीं है, मर्जी से सीटें बांटी जाती हैं, टिकट्स नहीं। इसी तरह का मुजाहरा किया गया पूरे पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान में 8 फरवरी के इलेक्शन को बिल्कुल बलूचिस्तान की तर्ज पे नतीजे बदल दिए गए। अवाम ने वोट डाला, किसी को निकला, किसी का फॉर्म 47 के तहत। और फिर जो हमें सीटें दे भी दी गई, अभी भी अबडक्शन जारी है। और किन की जारी है? एमएनएस की। अभी भी अगर एमएनए हथे नहीं चढ़ता तो उनके भतीजे की, उनके बुजुर्गों की, उनकी औरतों को हरास किया जा रहा है। जब आप लोगों के फैसलों को नहीं मानते, और जब आप जो कुदरती वसाइल हो गए या जो जितने भी हमारे मुल्की वसाइल हैं, उनकी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, तो अनारकी, इंतशार फैलता है। ये उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं। और दुश्मन क्यों नहीं फायदा उठाएगा? जब भाई भाई का गला काट रहा होगा तो दुश्मन क्यों नहीं उसका फायदा उठाएगा? मुझे समझ नहीं आती इसमें छंबे वाली क्या बात है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो, अभी भी मैं ये कहती हूं कि अभी भी वक्त नहीं गुजरा। खुदा ना खास्ता कि हम कोई ऐसी चीज के ऊपर कल को बात कर रहे हो कि फिर हम उसको रिवर्स ना कर सकें। हमारा मुल्क ऑलरेडी 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। अब हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। जो जीबी के अंदर आवाजें उठ रही हैं, जो आजाद कश्मीर में आवाजें उठ रही हैं, जो बलोचिस्तान में कल कोहराम हो गया, वो हम क्या ये अफोर्ड करते हैं? अगर हम ये अफोर्ड नहीं करते तो हम सबको अपने किबले दुरुस्त करने चाहिए और कैसे सबको किबले अपना दुरुस्त होंगे? रोल अदा करना चाहिए। लेट मी टेल यू वन थिंग। दुरुस्त करने से मुराद ये है कि वो होते हुए अवाम को नजर आए। वो आप बैठ के प्रोग्राम कर रहे हो, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी फैसला साजों ने ये करना है। ये मेरे आपके अवाम के बस की बात नहीं है। हमें इंसाफ देना पड़ेगा बलूचिस्तान की गरीब अवाम को। गरीब अवाम को हमें वहां पे ना हमने एजुकेशन दी, गैस वहां से निकलती है दूर दराज उनको के नहीं केपी मिलती। के बाद में है। सुई के इलाके के लोग उस गैस से महरूम है। ये कहाँ खुदा लिखता है? जब आप इस लेवल पे हम नाइंसाफी करेंगे, जब पूरा मुल्क उनके वसाइल का बेनिफिशियरी होगा, रिकॉर्ड वहां पे निकले सोने के पहाड़, वहां पे कुदरती मदनियात, और वहां पे लोगों के पास ना रोजगार हो, ना 2 वक्त की रोटी हो, और जानवरों से बदतर है उनकी जिंदगी। चलें, ये तो बलूचिस्तान के हालात की बात होगी। तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं कच्चे के डाकुओं के हवाले से पंजाब हुकूमत क्या कर रही है और किस तरह मुमकिन होगा कि वहाँ पे जो खून बहाया गया है तो कब वो हमारा ऑपरेशन कामयाब होगा। एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा मैडम, ये बताएं कि आपने बलूचिस्तान की बात की कि बलूचिस्तान में हालात बेहतर नहीं है। अगर बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब के अंदर हुकूमत ये बात करती है कि बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई जा रही है, हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन कच्चे के जो डाकू हैं उनको क्यों नहीं लगाम डाली जा सकी अभी तक? क्यों हुकूमत नाकाम हो रही है? ऑपरेशन कामयाब क्यों नहीं हो रहा?
इट्स वेरी सैड और बड़ी ही बदकिस्मती की बात है। और मैं तो वही कहती हूँ कि ये इस वक्त ये जो दौर चल रहा है, इसमें ये जो फॉर्म 47 के तहत अवाम के ऊपर मुसल्लत किया गया एक टोला है, इनका जो सबसे बड़ी जो इनकी कामयाबी है, ये अपने आप को समझते हैं कि गुड गवर्नेंस और हर चीज आती है कि एक जगह पे जाओ, एक सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, उसके ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बनवाओ, उसको मीडिया पे डाल दो, टिकटॉक पे डाल दो, एंड सब अच्छा, सब जबरदस्त चल रहा है। सेम थिंग मुझे ये बताएं, मतलब मुझे अफसोसनाक बात है कि 12 पुलिस एहलकार शहीद कर दिए गए, और जिस नियत से वो बेचारे शहीद हुए उसकी एक अलग दास्तान है। दिन दिहाड़े किसी का भी वो बच्चा उठा लेते हैं, और जिस तरह की वीडियोस हमारे सामने आती हैं, और उसकी वजह ये कि कच्चे के डाकुओं के लिए फुर्सत नहीं है पक्के डाकुओं को, वो पक्के में बिजी हैं। मुझे ये बताएं कि क्या हमारी, आप छोड़ दें, हमारे पास कितनी बड़ी फौज है, हमारी रेंजर्स कितनी है, क्या पंजाब पुलिस इस मुल्क का सबसे बड़ा सूबा, क्या हमारे पास वसाइल नहीं है? क्या फिर हमारी ये गवर्नेंस है कि हम आज के दिन तक वो 4 डाकुओं को, और ऊपर से गजब खुदा का बुरा वक्त चल रहा है कि उनकी जो डाकुओं की आप वीडियोस और इंटरव्यूज आई एम श्योर आपने सुने होंगे। ये कहता है एक बंदा जो रेगुलर कॉल के ऊपर कॉलिंग कर रहा है होम डिपार्टमेंट में, और उनको बता रहा है कि जी तुसी गलत बंदे दे ना ते हेडमनी लगा दी है, मैं तो ये वो किस तरह से। दूसरी उसने मज़ाका के तमाचा मारा इस पूरे निजाम को इनके मुंह के ऊपर कि भाई देखें, मुझे तो हम वाकई वो जंगल में उनको क्या असला उगरा है या नहर से बह के आ रहा है। अच्छा मैडम ये बताएं कि बुज़दार साहब की हुकूमत में जो कच्चे का ऑपरेशन और जो डाकू हैं उनको क्यों नहीं कंट्रोल किया जा सका? बुज़दार साहब क्या करते रहे जो आपके वसीम अकरम प्लस थे? देखिए जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उस वक्त ये वाले हालात फिर भी नहीं थे, जो इम्पोर्टेंट चीज है। और जो सबसे जो मज़ाका खेज बात है कि इस सिस्टम के अंदर चले बुज़दार से नहीं पकड़े गए, ठीक है। अब ये जो वो तो वसीम अकरम प्लस था या नहीं, वो वक्त ने साबित कर दिया कि वो शख्स तो जीरो था। जो गवर्नेंस थी वो हमारी पार्टी की तरफ से जो भी सिस्टम जितना बहुत हम परफॉर्म कर सके वो हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमने बहरहाल एज ए गवर्नमेंट इनसे बेहतर परफॉर्म किया। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि मरियम तो बहुत बड़ी तजर्बाकार फैमिली से है ना, पहले पूरा एक खानदान है, पूरी एक पीछे ट्रेनिंग है, और वो तो उनको बड़ा अबूर है। तो मैं ये कहती हूँ कि वो लोगों के घरों में जाके, अच्छी बात है जाके सॉलिडारिटी शो करना ये वो, लेकिन जो असल काम है करने वाले, जो इकदाम सही मायनों में उठाने वाले हैं वो जरूर उठाएं। बुज़दार से नहीं कच्चे के डाकू मारे गए ना, तो ये जो बड़े तुर्लम खान है इस वक्त, इनको चाहिए कि ये एक दिन में कल हमें खुशखबरी सुनाए। यूनिफॉर्म पहन के गई थी, बड़ी अच्छी लग रही थी, अब यूनिफॉर्म पहने, ऑर्डर करें उस आईजी को कि भाई मैं तो आप लोगों के साथ, मेरी टिकटॉक्स भी इतनी नेगेटिव जाती है, मैं सॉलिडारिटी शो करने के लिए तुम लोगों के साथ खड़ी होती हूँ। तो इस वक्त पुलिस के अपने बच्चे शहीद हुए हैं ना, ठीक है, लेकिन उसमें जो अफसोसनाक बात है अंश वो ये है कि वो जो डाकू बातें कर रहा है ना, उसकी बातें सुनो, वो मजाक नहीं है कि भाई हमें कौन देता है असलहा। और आप ये समझते हो कि कुछ डाकुओं का टोला एक सर्टेन एक छोटी सी टेरिटरी के अंदर बैठा हो और इस मुल्क की स्टेट, ये जो पाकिस्तान की स्टेट है वो फेल हो जाए, उसको ललकार है ना। अच्छा उसमें साहब लेती है। उसमें साहब आप ये बताएं कि ये बात कर रहे हैं कि आपकी जो हुकूमत है वो टिकटॉक बनाने में जो है बड़ी माहिर है, और लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जो कच्चे के डाकू हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कहते हैं इसके ऊपर कि वाकई आप सिर्फ टिकटॉक के ऊपर काम कर रही हैं? देखिए बात सारी ये है कि ये तो पूरा टोला जल जल के राख हो जाएगा, इनके पल्ले कुछ नहीं आना। सारा दिन ये चढ़े रहते हैं खुद टिकटॉक पे, फिर भी इनका कुछ नहीं बनता है। जो इनके वसीम अकरम प्लस थे वो हमने भी देखे, सारी दुनिया ने देखे, वो तो 100 दिन में वो फाइलें भी नहीं पढ़ने के काबिल थे। उन्होंने कहा जी मेरी तो ट्रेनिंग हो रही है। जो मरियम नवाज साहिबा ने 100 दिन में करके दिखा दिया, उन्होंने 3.5 साल में वो कभी नहीं कर सके और ना ही कभी कर सकेंगे। उन्होंने मरियम नवाज साहिबा ने, अगर आप कहें तो मैं आपको 55 इनिशिएटिव्स हैं जो कि उन्होंने स्टार्ट करवाए हैं पंजाब में, 55 और एक सारे जो हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट में हैं कि टैक्स पेयर का पैसा जो है वो टैक्स पेयर पे लगे। इतने बड़े बड़े चैलेंजेस उन्होंने फेस किए हैं और वो इसी सूबे में उनको कामयाबी। आपकी जो 13 रुपए की रोटी है वो कहीं और किसी सूबे में आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये उनकी मॉनिटरिंग, उनकी गुड गवर्नेंस
और उनकी जो कहते हैं ना वो आयरन लेडी, उनकी जो एक कंप्लीट ग्रिप है एक सूबा चलाने में, ये उसकी वजह से है। तो बात सारी ये है कि ये जो हमारी पार्टी थी जिसका मैं पहले हिस्सा थी, आप इनसे पूछे ना कड़वा कड़वा हप और मीठा मीठा तू, बाप पार्टी जब इनके साथ थी तब तो बहुत अच्छी थी, तब बलूचिस्तान भी बहुत अच्छा चल रहा था। आज जब इनकी हुकूमत नहीं है तो वो खराब हो गए। अच्छा, अब केपी ये इन्होंने हवाला दिया जीपी का और कश्मीर का कि वहां पे भी यही सिचुएशन डेवलप हो रही है। अरे भाई, हमें पता है कि बेफैज ने आपकी किस तरह हुकूमत वहां बनवाई थी, जीबी में भी और कश्मीर में भी। कच्चे के डाकू का तो आपने वैसे ही बड़ा अच्छा सवाल, आपने मेरे मुंह से सवाल छीन लिया कि भाई आप पूरी पंजाब हुकूमत आप चला रहे थे, तो वो कच्चे के डाकू जो थे 3.5 साल में तो उनका तहस नहस हो जाना चाहिए था। क्यों वो कायम और दायम है, और क्यों इस तरह की ये दोबारा हमें जो है मुसीबत उठानी पड़ी है। बात सारी ये है, इनको कुछ इदराक नहीं। इनके तो वहां पे पंजाब में जो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर थी वो फराग होगी IMF के साथ जो डील हमारी वो और देखें, हम और भी कुछ वजारतें हैं जिनको खत्म किया जा रहा है क्योंकि वो बोझ है, उनकी कार्यकर्तगी कुछ नहीं है और वो बोझ हैं। तो इसलिए हमने देखना है कि जो अवाम का जो पैसा है टैक्स पेयर का, वो उनकी फलाह बहबूद पे किस तरह से हम उसको मैक्सिमम तरीके से लगा सके। यही मरियम नवाज साहिबा जो हैं ये दिन रात इसी की काफिश में। लेकिन ये तो एक गरीब आदमी का पैसा है, उसी को फायदा होता है, क्योंकि उसको वहां पे जाके जो है यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जब कोई चीज खरीदने के लिए जाना, कोई उम्मीद तो नहीं जाता ना वहां पे। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं आपको बता रही हूँ कि इसका कोई मुतबादिल जरूर आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि देखें ना बेनजीर इनकम सपोर्ट है, उसमें लाखों इसका मुतबादल आएगा, कोई ना कोई तो आएगा ना। अच्छा, मुस्तरद जिम्मे साहब बताएं कि यूटिलिटी जो स्टोर हैं वो बंद कर दी गए हैं पाकिस्तान के अंदर, तो इसके ऊपर क्या कहते हैं, ये बेहतर हुआ है? देखिए, मैं तो हैरान होगी इनकी बात सुन के कि यूटिलिटी स्टोर बंद हमने पहले करने हैं, और जब सवाल किया है कि उसकी जगह पे करना क्या है, वो कह रही है आई एम श्योर बहुत अच्छा होगा, बताएं क्या होगा। वो बताया नहीं जा सकता, सारी बातें कौमी राज है, बताई नहीं जा सकती। भाई कोई नेशनल सिक्योरिटी का इशू है जो बताया नहीं जा सकता, एक वेलफेयर का प्रोजेक्ट है जो आप आवाम को एक रिलीफ मिलती थी, उसमें करप्शन खत्म करनी थी या उसको ही खत्म कर देना था। अजीब वैसे हाल है इस गवर्नमेंट का। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है उसमें अगली जो बात थी कि वो जी यूटिलिटी स्टोर के जवाब पे कि जी वो वफाक के अंडर आता है। ये कहना अभी भतीजी के अंडर नहीं आता, चाचू के अंडर आता है, वन एंड सेम फैमिली और एक ही पार्टी की गवर्नमेंट है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये कि जी वो फिक्रेबाजी जो चल रही है, जी फैज तो फैज, तो मैं इनको बताती चलूं कि 47 के तहत जब ये रात को 45 ने तो इनको हरा दिया था, विक्ट्री स्पीच वाइंड अप करके चले गए थे घर, तो वो किस मेहरबान की मेहरबानी से और किसके फैजयाब से इनकी जो नई पार्टी है वो फैजयाब हुई थी, वो भी उस पर भी रोशनी डालें अपनी बारी पे। दूसरी बुजुर्ग को इतना खुला के आप बिल्कुल करें क्रिटिसाइज, सबसे ज्यादा उछल कूद करके डिफेंड तो ये भी करती थी, ये भी उस गवर्नमेंट का हिस्सा भी थी। आज ये और कि किन मुहर्रकात की वजह से ये फ्लोर क्रॉसिंग करके दूसरी जमात में चली गई। तीसरी जो ये आपका मामला नहीं है, आपका मामला नहीं है, आप इशू पे बात करें, मेरी जात पे बात ना करें। मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी है, मैं जिस भी पार्टी में हूं। आपकी तो पार्टी कोई है ही नहीं, आप तो जबरदस्ती पीछे पार्टी का झंडा लगा के बैठी हुई हैं। आप तो जबरदस्ती, आपको तो पीटीआई ने वैसे ही डिसोन कर दिया है। आप मुझे कोई नोटिफिकेशन अपना दे, आप मुझे नोटिफिकेशन दें कि आप पीटीआई की मीडिया रिप्रेजेंटेटिव हैं। आपको तो पार्टी ने डिसोन कर दिया है, आपका किसी लिस्ट में नाम नहीं है, आप दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। आप किस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है, जरा पता चले। जिस तरह आपकी छुट्टी कराई है ना इस पार्टी ने, और भी बहुत सारे लोगों की इस पार्टी ने छुट्टी कराई थी, इसलिए ये रोना ना रोए आप, ये रोना ना रोए आप। एक सियासी वर्कर वही पाया जाएगा जहां पे उसको इज्जत मिलेगी। मैडम उनको बात करने दे, जहां पे उसको काम मैडम उनको बात करने दे, जहां पे बेइज्जती होगी, मैडम और जहां पे मुर्शिद साहिबा जो है वो बात करने दे। अच्छा, उनका टेक लेने देना इसके ऊपर, उनका तो टेक लेने देना। अच्छा मैडम ये बताएं कि वो ये बात कर रही हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, ठीक है, तो वो तो ये बात कर रही है, नोटिफिकेशन दिखा दे, ठीक है, नोटिफिकेशन दिखा दे कि ये पीटीआई की मीडिया रैप है। इनको तो पार्टी ने छुट्टी करा दी है, इनका तो कई नाम मैडम को बात करने से, जबरदस्ती पीछे झंडा लगा के उनसे जवाब लेने दें, उनसे जवाब लेने दें, चले जवाब लेने दें, गोहर है, उनसे जवाब तो लेने दें, उस्मा साहिबा उनसे बात तो करने दें, उनका जवाब तो लेने दें, उनसे ही कह दें कि जी इनका नाम ले लें कि ये उनका जवाब लेने दें जी।
अच्छा, ये जो है ना, इसकी आदत है कपड़े फाड़ के लोगों के गले पड़ने की। और ये कपड़े फाड़ने की बात नहीं है, आप पूरी कौम के गले पड़ गई हैं जबरदस्ती। आप पीटीआई की नहीं उनकी है, बात तो सुनने दें। आपको पीटीआई ने उज़्मा साहिबा, आपने बात कर ली है, आप उनको बात करने दें, फिर बात करें। कि मैं किस हैसियत में आपसे उज़्मा साहिबा उनको बात करने दें, आपने बात कर ली है, उनको जवाब देने दें प्लीज। कह दे कि जी ये हमारी पार्टी की मीडिया रैप है। मैडम उनका जवाब आने दे, उनका जवाब आने दे। उज़्मा साहिबा आपका कोई स्टेटस नहीं है इस पार्टी में, आपका कोई स्टेटस नहीं है। आप जी मुसर्रत साहिबा बताइएगा, जी मुसर्रत साहिबा बताइएगा। सबको पता है कि आप फारिग हैं। उज़्मा साहिबा उनका जवाब आने दे, आपका सारा कुछ सामने आ गया। मुसर्रत साहिबा बताएं, कि आप इनको बुलाते हैं, आप उनको बात करने देना। देखिए साबिका सूबाई वज़ीर इत्तलाआत हैं, आप उनको बात तो करने दें। उज़्मा साहिबा उनको बात तो करने दें। आपका मौक़िफ़ आ गया, उठा के बाहर फेंक दिया, आपका मौक़िफ़ आ गया, उनको जवाब तो देने दें। आप या तो कह दें कि जी ये इनका उनको जवाब देने दें, कोई तो कह देना, उनको जवाब देने दें। उज़्मा साहिबा आपका मौक़िफ़ आ गया, उनका जवाब तो लेने देना। आप उनको बात करने दे। आप टिकर चला देते हैं फलानी पार्टी का, वो फलानी पार्टी ओके ने तो उनको फारिग कर दिया। जी मुसर्रत साहिबा क्या कहती हैं जो ये बात कर रही हैं? जी अंत में आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करती, आप इसका माइक तो मैं बात करूंगी, वरना मुझे कुछ जी पता है। जी आप इसका जी आप ही बात कर रही हैं। मुसर्रत साहिबा आप ही बात कर रही हैं। अब मेरी बात सुने। अब मुझे जितना उन्होंने चैं की है, मेरा पूरा जवाब ले जी, जवाब उसके बाद चलाना है, अदरवाइज मैं आपकी जिंदगी। जी आप जवाब दें, आप जवाब दें। अच्छा जी जी इनका माइक ऑफ, आप बात करें। ये अल्लाह के काम है। वो मेरे माइक से आपको आवाज जा रही है। अब आपका मौक़िफ़ है मुसर्रत साहिबा, आप बात करें। मैं आपको तस्वीर दिखा जी देखिए, मैंने पॉलिटिकल बात की है जिसकी वजह से ये औरत, इस औरत की ना हमारी पार्टी में कभी कोई इज्जत थी, तसल्ली से जवाब लो, और ना उस पार्टी में कोई इज्जत है। इसके बारे में जरा इसके पार्टी फेलोज का थोड़ा सा मौक़िफ़ ले लेना। इज्जत ये होती है कि इसकी पार्टी की लीडर ने इससे हाथ मिलाना गवारा नहीं किया। ये 4 टकों के लिए इसने क्रॉस क्रॉसिंग की, और उसके बाद बिक के जिस तरह से अब जो कुछ ये हमारी पार्टी में रह के उछल कूद करती थी, फ्लोर ऑफ द हाउस भी किरदार खुशी करती थी पीएमएलएन की, आज ये उसी तरह से अपनी जमात की कर रही है। मेरा मानना है कि बुज़दार के लिए जितना उछल कूद ये करती थी शायद ही किसी ने की हो। में रह के अपने ओहदे की वजह से ऊपर जहाँ तक रेड बात, ये उज़्मा करदार। उज़्मा साहब आप तो खामोश हो जाएं, वो बात कर रही हैं। जी उज़्मा साहब आपकी आवाज़ नहीं जा रही, उनका माइक ऑन है, उनका माइक ऑन है। जी उज़्मा साहिबा आपकी आवाज़ नहीं जा रही है, उनका मौक़िफ़ सुनने हम। उज़्मा साहिबा आपकी आवाज़ नहीं जा रही है, वो अपना मौक़िफ़ दे रही है, उनको देने दें। वो अपनी पार्टी की कोई रिकॉग्निशन नहीं है, वो बात कर रही हैं, उनका मौक़िफ़ हम ले रहे हैं। देखिए आप पर्सनल ना होना मैडम, आप पर्सनल तो ना होना। आपने सवाल किया, वो आपको जवाब दे रही हैं, आपका मौक़िफ़ आ गया, उनका मौक़िफ़ लेने दें। एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं, गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाते हैं। जी मैडम ये बताएं कि हालात जो हैं वो कैसे बेहतर होंगे, और जो मैडम बात कर रही हैं कि आप इस वक्त पीटीआई में नहीं हैं, आपका मौक़िफ़ कैसे लिया जाए। उन्होंने अपनी बात तो की, लेकिन आपकी बात तो उन्होंने नहीं सुनी, इसके ऊपर क्या कहते हैं? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मैं पीटीआई में हूँ या नहीं हूँ, ये कोई बाहर की पार्टी का ऐसा गद्दार डिसाइड नहीं कर सकता जो पार्टी को मुश्किल वक्त पे छोड़ के गया हो, जिसने पैसे लेके अपनी सीट बेची हो। नंबर 1। नंबर 2 कि मैं देखो पार्टी के अंदर ये तो कुछ भी नहीं थी। मैं चेयरमैन इमरान खान की एक्स स्पोक्स पर्सन हूँ। आखिरी दिन जिस दिन मैं जेल में गई उस दिन मेरे पास ये ओहदा था। मैं पीटीआई की पंजाब गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रही हूँ। ये पोर्टफोलियो है मेरे। मैं कोर कमेटी की मेंबर, मैं कोर ग्रुप की मेंबर। आज मैं इस पार्टी की एक अदना कारकुन हूँ,
और वो कारकुन जिसने वफा निभाने के लिए खान साहब के साथ लॉयल्टी को निभाने के लिए 2 अरब से ऊपर का नुकसान बर्दाश्त किया। मेरे बच्चा जो कैंसर सर्वाइवर था उसके बगैर मैं 1 साल रही। और उसके बाद देखो ये जो 2% की बाजारी बिकाऊ माल, ये मेरे लिए तो डिसाइड नहीं कर सकती कि मेरी पार्टी की क्या पोजीशन है। और देखिए पार्टी ये की पर्सनल पर्सनल कमेंट है, होने के पर्सनल लिए, कमेंट है, ये ना करें मैडम। वर्कर होने के लिए हमें किसी ऐसी आइटम नंबर की जरूरत नहीं है जो फ्लोर क्रॉसिंग कर चुकी हो। मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हिस्सा हूं और रहूंगी हमेशा। हाँ, ये जरूर है कि मैं ओहदों के लिए फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करती। मैं वजारतों के लिए पोर्टफोलियो मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास ओहदा कोई नहीं है। मेरे सारे ओहदे एक्स है बिकॉज मैं खान साहब की स्पोक्स पर्सन थी। आपकी मेरा ओहदा ये था। जहां तक रह की पीटीआई, मैं पीटीआई अच्छा मैडम, आपने ये बात की कि इनकी रिस्पेक्ट नहीं है नून लीग में, इसके ऊपर आपने दो मरतबा मैडम इसके ऊपर आपने 2 मरतबा बात की है कि इनकी नून लीग में रिस्पेक्ट नहीं है, पीछे खड़ी होती हैं, इसके ऊपर आपने क्या बात की? देखिए ये गार्डों से भी धक्के पार्टी आती है, इस पर में कुर्सियां छीनते हैं। और इसकी वजह पीएमएलएन नहीं है। इस औरत की कहीं भी इज्जत नहीं है, ना ये हमारे की बात छोड़ दें, आप अब अपनी बात करें। इस औरत की मैडम उनको बात करने देना। कचरा उठाती थी कि नहीं, ये कचरा अल्लाह ने किया। और ये औकात है मेरे बारे में बात करने की, इसका लेवल ही नहीं है कि ये मेरे बारे में बात करे। ये बेवकाती और पार्टी को ठीक ठीक है ठीक है। उस्मा साहिबा ये बताएं कि उस्मा साहिबा आपसे बात करूं, ये बताएं कि वजीर दाखिला का जो ओहदा है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इस वक्त जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो वजीर दाखिला भी हैं और चेयरमैन जो है पीसीबी भी हैं। जी जी। तो आप कोई एक वजारत किसी और को क्यों नहीं देते, एक ओहदा जो है किसी और शख्स में क्यों नहीं तकसीम कर पाते हैं, क्या वजह है, किसने आपके जो है ना वो हाथ? देखिए मैं उस डिसीजन मेकिंग के लेवल पे नहीं हूँ कि मैं ये डिसीजन लूंगी। ये प्राइम मिनिस्टर का सवाबदीदा है, उन्होंने अपनी जो टीम रखनी है वो उसके मुताबिक रख सकते हैं, इसमें क्या भाम है। बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, वो 2-2 ओहदे उन्होंने रखे होते हैं, वो इतना नहीं इसको फैलाना चाहते इस चीज को। तो ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान जो टीम है वो बांग्लादेश से हार रही है, आप जाके अप्लाई कर दें, आप बढ़ते जा रहे अप्लाई कर दें, शायद आपको भी कंसिडर कर ले वो। नहीं, हम अप्लाई क्यों करें, वो तो आपने डिसाइड करना है ना। वो तो नून लीग से है भी नहीं, वो तो आपकी जमात से है भी नहीं, तो उनके बाद 2 ओहदे हैं। ये फेडरल के फैसले हैं, मैं पंजाब में होती हूँ, मेरा कोई अमल दखल हुकूमत तो आपकी है ना। नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है ना, जो फैसले उनके वो उनसे जाके पूछें। आप उनको फेडरल से किसी को बुला लें और प्राइम मिनिस्टर से जाके ये सवाल कर ले, मुझसे आप कर ले, मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। मेरे ख्याल में वो दोनों जगहों पे सही काम कर रहे हैं। अगर सही काम ना कर रहे होते तो आई एम श्योर फिर कोई रद्दोबदल हो जाता, लेकिन इस वक्त तो बहुत सही काम कर रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हैं काम। नहीं बिल्कुल सही, बहुत अच्छे वो मुसर साहब ये बताएं कि वज़ीर दाखिला जो है मोहसिन नकवी साहब, क्रिकेट के भी जो जा रहे हैं वो मामला ठीक है। बांग्लादेश से पाकिस्तान टीम हार गई है मैडम। अरे भाई वो पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है, बांग्लादेश पहली मर्तबा पाकिस्तान टीम से जीता टेस्ट मैच। बांग्लादेश की टीम अच्छी है तो जीती है ना। हमें अपना खेल बेहतर करना पड़ेगा, हमें देखना है कि हमारे में खामियां क्या है, हमने ये देखना है। इंशाल्लाह ताला दोबारा जीत जाएंगे। अच्छा, इससे क्या मैसेज जाएगा कि पीसीबी के प्लेटफॉर्म से अगर आप दहशतगर्दों की मजम्मत कर रहे हैं तो खेल के अंदर जो है, खेल के अंदर अगर ऐसी बातें की जाए, क्या नॉन इशू को इशू बना रहे हैं, ये कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो पीसीबी के चेयरमैन पहले से थे, तो वो अपने मामलात जो हैं वो सही वहाँ पे उनके चल रहे हैं। तो इस वक्त उनकी पूरी फोकस जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री पे है, वो बहुत अच्छी बात है। उनको हुकूमत को उन पर एतमाद है तो उनको वहाँ पे रखा हुआ है ना। ठीक है। अच्छा मुसर्रफ साहब ये बताएं कि वज़ीर दाखिला भी वही हैं और चेयरमैन पीसीबी भी वही हैं, और दोनों चीज़ों में परफॉर्मेंस इतनी बेहतर नहीं आ पा रही है। अगर बात की जाए क्रिकेट की तो पाकिस्तान जो टीम है वो मुसलसल जो है हार रही है, बांग्लादेश से पाकिस्तान टीम हारी है और दहशतगर्दी के वाक़यात भी बढ़ रहे हैं। देखिए आप तो मोहसिन नकवी को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं ना। इस मुल्क में परफॉर्मेंस कहाँ पे रही है? आपको क्या लगता है कि पंजाब गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है? जो मोहतरमा आपके शो में बैठी है पंजाब गवर्नमेंट जो परफॉर्म कर रही है ना, आपके वसीम अकरम प्लस ने 3.5 साल में वो नहीं किया। आपका मौक़िफ़ आ गया, उनकी बारी, आप उनकी बात करने दें। करे ना पंजाब
हुकूमत ये को औरत देख ये के आपकी केपी की दौड़ें लग गई हैं। आप उनको बात तो उनके करने देना। पसीने क्या कोई ऐसे बाकी मुकाबला आपने नहीं बात कर की है सकता। कि पंजाब अब के अंदर बड़ी 14 बेहतरी आई है, 14 रुपए कैसे की जो कौन रिलीफ कौन से दिया, ऐसे इकदाम कोई हुए हैं कि कोई- जिससे ये कहा आप जा इनको सके कि पंजाब जो आप हुकूमत है बड़ी इनको बेहतर जा रही है? केपी को कोई बोले एक ना, सेक्टर बताएं ना। केपी को बोले 14 रुपए का रिलीफ दें, सिंध को बोले 14 अच्छा, रुपए कितने का माह के लिए रिलीफ आपने दें। रिलीफ दिया? तब तक दिया है जब तक के सोलर पैनल्स 2 माह का दिया आपने? जब तक सोलर 2 माह पैनल्स, के लिए, 2 माह के बाद फिर दोबारा ऐसा होगा? भाई साहब जरा समझा करें। ठीक है, आपने पंजाब की बात की है कि पंजाब के अंदर बेहतरी आ गई। बेहतरी किन कोई किन ऐसी सेक्टर वैसी में आपने सूबा परफॉर्म कर पाए? सूबे की शक्ल जो है वो आप देखे निकल आया। कोई एक आप काम बता दें। एक काम दीदी मैं गिनवा आपको दें। 55 काम बताती दीदी हूँ, 55 ठीक बता है। दें। नंबर 1 सारी सड़कें जो है उनकी मुरम्मत, मोबाइल सड़कों की डिस्पेंस, मुरम्मत? मोबाइल पूरी पंजाब की सड़कों की 1 टका इन्होंने नहीं लगाया देखिए, किसी भी सड़क आपने की आपने मुरम्मत बात का। की सड़कों की, मैं खुद जो है वो पिंड खान से हूँ, जेलम मेरा जिला है, वहाँ की अगर आप रोड फार्म देखें टू मार्केट रोड्स जो है बहुत जरूरी होती हैं कि फार्मर्स जो है वहां से अपनी चीजें मार्केट में लेके जाएं। सब टूटी उस्मा फूटी साहिबा, थी, आपने सब सड़कों की टूटी मरम्मत फूटी की थी। बात की फिर है। आपने- मेरा खुद जो तलक आप है वो देखें जेलम मोबाइल से है, डिस्पेंसरीज, तहसील पिंड खान है, मोबाइल वहाँ की जो रोड की डिस्पेंसरीज, कंडीशन है, मोबाइल अगर वो आप क्लिनिक्स, देख लें तो फिर आप आप- दोबारा वहाँ जा नहीं सकेंगी। आप बताएं वो भी करवाएंगे, पिंड सब खान के अंदर करवाएंगे। क्या हालात हैं? फिर जेलम से ले लेने तक क्या हालात हैं? साफ सुथरा पंजाब, पूरे पंजाब। आपने देखा है कि ईद पे पहली दफा जो एलाइशन सारी विद इन 2 डेज वो सारी क्लियर हो गई। कभी ऐसे हुआ है? नहीं हुआ ना। ये इनकी गवर्नेंस है, इनकी मॉनिटरिंग है। वर्चुअल पुलिस स्टेशन फॉर विमेन आप देखें। अच्छा, आप वाईफाई की बात कर रही हैं मैडम, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। आपने इंटरनेट की बात की है, आपने फ्री वाईफाई की बात की है। आपके दौर के अंदर इंटरनेट सुस्त हो चुका है, फायरवॉल आपने लगा दी है, उसका सोच रहे हैं जो भी मामला है पाकिस्तान के अंदर। आईटी जो सिस्टम है, आईटी जो सेक्टर है वो बैठ रहा है, जो फ्री लांसर है उनका काम जो मुतासिर हो रहा है, ये आपकी हुकूमत में हो रहा है। इंटरनेट इतना इससे पहले कभी स्लो नहीं हो, तो आप कह रही हैं कि हम फ्री वाईफाई दे रहे हैं। बात सारी ये कि इसमें वीपीएन का भी तो बहुत बड़ा एक अमल वीपीएन के इस्तेमाल से कैसे इंटरनेट स्लो हो सकता है? वो हो जाता है ना, क्योंकि फिर वो उसमें जो आपके गेटवेज हैं उनमें वो वहां से एक स्लो हो जाता है मामला। कैसे मुमकिन लेकिन होगा? वैसे भी चार आपको कहा कि VPN से जो है? देखिए, मैं तो शिजा फातिमा ने जो आपके सामने की थी, उन्होंने कहा था कि 4 और गेटवेज, 4 और मिनिस्टर है ना हमारी आईटी की, बिल्कुल है, 4 और गेटवेज बन रहे हैं और ये इंशाल्लाह ताला जो मसला है ये क्लियर हो जाएगा। हम अच्छा, ये जो फायरवॉल का आपने सोचा, हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते, ये बाकी मुल्कों में भी होता है। हमें थोड़ा सा इसको अपना बेहतर तरीके से हमें करना पड़ेगा। देखें क्या बेहतर करने जा रहे हैं? अगर फायरवॉल पाकिस्तान में लगा दी जाती है तो क्या बेहतरी आएगी? ये आपकी मोहतरमा बैठी हुई है ना, ये स्काइप पे ही बैठी है ना, चल रहा है तो बैठी हुई है ना, वरना तो ना बैठ सके। ऐसी ना कहें ठीक है थोड़ा बहुत स्लो हो गया, लेकिन ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये स्लो के साथ तो स्लो होने की वजह आपको पता है मरियम नवाज साहिबा जो है वो तो हर चीज जो है डिजिटलाइजेशन की तरफ वो बढ़ रही हैं। हर चीज वो एप्स के थ्रू चाहती हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे और लोगों को मेरिट रहे। मुझे अब मैं चीफ मिनिस्टर्स फोकल पर्सन हूँ पोलियो पे। अब पूरे पंजाब में एक पोलियो मुहिम चलाने जा रहे हैं जिसकी लॉन्च वो खुद करेंगी। हम पूरी तौर पे मुतहर्रिक हैं और वो कहती हैं कि आपने फील्ड में जाना है, वहां पे जाके आपने मुझे रिपोर्ट भिजवानी है। आपको देखें वो रोज किसी हॉस्पिटल में होती हैं, रोज किसी वो तो कहते हैं कि वो आप टिकटॉक बनाने के लिए वहां पे जाते हैं। जो आपके मुखालफिन है वो ये बात कहते हैं कि आप सुबह उठते हैं टिकटॉक बनाते हैं। उन दिल जलों की बात छोड़ दें, उनके वो जल जल के राख हो जाएंगे। बरनौल मैं आपको भेज देती हूँ 2-4 खरीद के, उनको दे दें, वो बरनौल लगा लें, उनको शायद आराम आ जाए। उनको नहीं आना, क्योंकि उनके दौर में सवाई करप्शन के और कुछ भी नहीं हुआ। जीरो करप्शन है, जीरो। इस वक्त आपको एक नहीं, आपको कोई इस तरह की और उधर आपने देखा सवाई करप्शन के फाइलें लेके पूरे DGISI गए थे। अच्छा, एविडेंस उसमें साहब आपका मौक़िफ़ आ गया, आपको इतना टाइम मिला बात करने के लिए, मैडम को तो बात करने देना। देखें, आपका मौक़िफ़ आ गया, आपको इतना टाइम हमने दिया, अब मुशर्रफ साहिबा का टाइम है, आप उनको बात करने दें। आप उनको रोकेंगे नहीं, वो जो बात करेंगे आपने वो सुननी है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। मुशर्रफ साहिबा ये बताएं कि हुकूमत ने बात की है, हुकूमत ये दावा कर रही है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ जो है जो वादा कर रही है, जो रिलीफ देंगे वो 200 यूनिट से ऊपर जो वाला है उसको मिलेगा, उससे नीचे वाले को नहीं मिलेगा। तो ये कैसा रिलीफ है जो एक आम आदमी को नहीं मिलेगा? देखो, बड़ा अफसोसनाक है अंस के ये जो अहमकों का टोला गरीब आवाम के ऊपर मुसल्लत किया गया है, ये समझते हैं कि ये शोकदाबाजी, जिस तरह इस खातून का चचा, आपको पता है ना, पानी नहीं निकालता था, लॉन्ग बूट्स पहन के और हैट लेके तो पानी में खड़े हो जाता था हर साल रिटाई के साथ। हमारी गवर्नमेंट आई, हमने अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक्स बनाए, और अगर वो पूरा मंसूबा हमें पूरा टाइम मिलता या आगे आने वाले टाइम में और भी बनने थे,
तो ये शायद पानी का मसला ही हल हो जाता। ये वो बदबख्त लोग हैं जो रेमेडी की तरफ इनका ध्यान नहीं है। इनका सिर्फ जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी करा के फिर रही है, इसी तरह कॉस्मेटिक अनाउंसमेंट्स, यानी कि जो ना तो दूरस मंसूबे, और आज तक इन्होंने नहीं दिए। आप वो सस्ता तंदूर वाला प्रोजेक्ट देख लें, अभी बेड़ा गर्क 70% आबादी का किसानों का कर दिया, जो कुछ इन्होंने गंदम के साथ या किसानों के साथ किया। इसी तरह अगर आप इनकी वो इलेक्शन कैंपेन की नारे और स्पीचेस निकालो तो उसमें आप देखो कि जी ऐसे जैसे नहीं होते कि 2 रुपए 2 रुपए, इसी तरह रेडियो बोलियां लगाते। तो जो इनको तो पता था कि ये इसको सीएम के लिए नॉमिनेट करेंगे, और सो इमेच्योर और इतने झूठे लोग हैं कि जो झूठ इनको पता है कि 2 दिन बाद 2 महीने बाद हमने कर नहीं सकना, अवाम हमसे मजीद बदजन होंगे, पहले अवाम हमें मुंह लगाने को नहीं है, अच्छा, उसके ये बाद कैसा रिलीफ है जो सिर्फ 2 माह के लिए है? 200-300 यूनिट नहीं तो वो भी आपने तमाशा सुन लिया कि जितने पक्के मुंह से ये माशाल्लाह से ये लोग बात करते हैं, स्पेशली सीएम बात करती है कि जी ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ये 2 माह की मुद्दत के लिए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म है। खुदा का नाम लें, देखें अवाम इस वक्त ना जितनी मर्जी ये अनाउंसमेंट्स कर लें, ये अनाउंसमेंट्स की हद तक है। अवाम को इसका कोई रिलीफ प्रैक्टिकली जब मिलेगा नहीं तो अवाम खुद इनके सारे ऑलरेडी, और वो इस पहले वो अपने सारे आज लोगों के पास कुछ बेच के भी बिल अदा करने के पैसे नहीं है। आपने वो एक हर दिन पता नहीं हजारों लाखों स्टोरीज हैं जो वायरल हो रही हैं, खुदकुशियां हो रही हैं, भाई भाई का गला काटा है। अभी आपने एक देखा होगा कि एक रेडी वाला, उसकी रेडी पे कुल उसकी जायदाद सामान बिजनेस उसका 50,000 मालियत का है, उसको 1.5 लाख का बिल आता है। वो अपनी वाइफ की रिंग बेच के और वो अपना सारा सामान बेच के फिर भी उसके बिल के पैसे नहीं हुए, उसने किस्तें कराई और फिर अगला बिल आ गया। ये हालात है। ठीक है। लोग अब अपना जिस्म नोच के भी उनके पास खाने को कुछ नहीं है, इनको देने को कुछ नहीं है, और ये कि इनकी शोबदाबाजी नहीं खत्म होती, ये कि इनके झूठे बयानात ही नहीं खत्म होते। मतलब वो आपको याद होगा कि अगर ये मतलब करते कराते कुछ नहीं, और स्टेटमेंट्स ये कि 200 रुपए हम दे रहे हैं, वो जो क्या था 2,000 रुपए हाँ इनकी जी, वो 2000 मरियम रुपये। औरंगजेब जी। क्या था, ठीक है। सो ये ऐसे बदकिस्मत मैं तो इनको कहूंगी कि जो अवाम की नफरत तो इन्होंने देख ली 8 फरवरी के इलेक्शन में, अब ये अवाम का गैज़ो गजब को खुद ललकार रहे हैं अपने इन अहमकाना हरकतों ठीक से। है। और जो अवाम के ऊपर ये मुसीबतों के पहाड़ तोड़ रहे हैं महंगाई की शक्ल में, और ऊपर से कभी कूड़ा टैक्स लगाते हैं, कभी कोई अनाउंसमेंट अच्छा, करते अब हैं। सर और साहबा, वो ये बात करते हैं कि जो आज महंगाई है या जो हालात पैदा हुए हैं ये पिछली हुकूमत ने की हैं। इमरान खान के दौर में ऐसे इकदाम किए गए जिसकी वजह से आज पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, वो ये बात करते हैं, आपकी जमात के ऊपर अटैक करते हैं। नहीं देखें, ये तो अटैक करने से तो ये कुछ भी कह सकते हैं। अब देखो ना कि फॉर्म 47 के तहत जो आए हैं, तो आप उनके कॉन्फिडेंस का लेवल चेक करो जरा। जैसे अवाम ने इनको बड़ा वोट दिया और ये अवामी मैंडेट से आए हैं, और जिस तरह के ये तमाशे कर रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखो अंस जितना टाइम मिला उसका, मैं ये कहती हूँ कि हमारे बदतरीन सियासी मुखालिफ जिन्होंने हमें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाने पे रखा हुआ है, उनके कहने के ऊपर तो हम फैसला नहीं ले सकते कि वो सही कह रहे हैं। इनफैक्ट क्या है, उस वक्त के लेके और आज के सारे इशारे क्या कहते हैं, इंटरनेशनल जरिए क्या कहते हैं, फैक्ट्स और फिगर्स क्या हैं, और फिर उससे बढ़ के जो सबसे बड़ा रियलिटी चेक है वो है पब्लिक, वो है अवाम। अवाम ने इनको इनके घर तक छोड़ा है। मिर्जा साहब को लंदन की रिटर्न टिकट उन्होंने तो करा दी है, ये और बात है कि उनको पता नहीं कौन नहीं जाने दे रहा, वो बेचारे तो मरी में कैद तन्हाई का शिकार। वो जाना चाहते हैं वैसे? जी बिल्कुल, वो उनको अगर पहली उनकी जिंदगी की कोई ख्वाहिश हो या आखिरी, इस वक्त तो वो बाहर जाना हो, इधर वो क्या करें, जलालत इन दोनों चचा भतीजी की वो सह रहे हैं। ऊपर से उन्हें मिनिस्टर के झांसा दे के कबूतर उड़ाए गए उनसे, और अब उनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं और आपके सामने कुछ हो रहा है। और इन तमाशे तो आप इनके नॉन सीरियस एटीट्यूड्स आप देख लो, जो इनको रिप्रेजेंट करते हैं उनको भी देख लो, उनकी भी बातें सुनो, और इनकी अपनी तो सुभान अल्लाह। तो इस वक्त जो है, जो अहमकों के हाथ में मुल्क है, और मुल्क क्या है, ये 25 करोड़ जिंदगियां हैं, और वो सक रही हैं, बिलक रही हैं, इनके आगे दम तोड़ रही हैं, और इनको नजर नहीं आ रहा, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ, जो कुछ कच्चे के डाकू कर रहे हैं, और ये जो पक्के के डाकू हैं, इतने पक्के मुंह के साथ आके झूठ बोलते हैं। पक्के के डाकू कौन है मैडम? जो पक्के के डाकू, जो कच्चे के डाकुओं के सहूलतकार है, उन्होंने बता दिया है कि ये निजाम है, ये जो सिस्टम है, हमें कहाँ से असला आ रहा है,
हम किस तरह से इधर बैठ सकते हैं। एक एटमी है पाकिस्तान, पाकिस्तान के पास 7वीं या आई थिंक 5वीं फौज है, रेंजर्स है, हमारे पास क्या नहीं है, हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते। ठीक लेकिन है। अगर अभी तक ये मदद क्यों नहीं मांग रहे, इनको चाहिए कि ये रेंजर की मदद लें। और अगर हेलीकॉप्टर्स हमारे पास क्या नहीं है जी, कभी कोई इनकी अहमकाना सी स्टेटमेंट आती है और ऊपर से वो कामयाबी के साथ हमने जो एक कांस्टेबल था उसको रिलीज कराने के ऊपर जितना जश्न मनाया गया, ये नहीं पता कि किस कॉस्ट पे इन्होंने उसको वापस लिया है। वो ठीक भी है। जरा अपना कारनामा ठीक बताएं। है। तो मैं अच्छा। ये कहना चाहती हूँ। जी जी जी। जी अच्छा, जी। क्या तरीके इंसाफ 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसा कर पाएगी? क्या इस मरतबा भी कोई कैंसिल हो जाएगा या फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जो है सब लोग घर चले जाएंगे, या इस मरतबा जलसा होगा 8 सितंबर को? देखो अंस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लीडर है वो अंदर है। कोई क्यादत में से कोई बंदा हम्म। बाहर ना हो। हम्म। हमें ये इजाजत देने का हौसला और हिम्मत करें मीनारे पाकिस्तान या इससे बड़ी भी कोई जगह है तो जलसा तो वहां पे अवाम ने करना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने थोड़ा करना है। हम्म। जिस मकसद के लिए अवाम ने आना है वो मकसद एक तो रूल ऑफ लॉ है, हकीकी आज़ादी, और अडयाला जेल का वो कैदी है जिसको अब अवाम आज़ादी दिलाना चाहते हैं, जो उनकी वजह से कैदो बंद की मुसीबतें काट रहा है। हम्म। तो देखें, मैं अगर इसको ईमानदारी से अपना ओपिनियन दूं ना, तो ये जलसा ना करा के, ये जो इन्होंने अपनी शिकस्त को खुद लिखा है अपने हाथों से, अनमिट स्याही से लिखा है। हम्म। और अब जलसे को जलसा प्लस ये करते हैं, ऐसी क्या बौखलाहट है कि ये हमारा जलसा नहीं होने देते। हम्म। ऐसा क्या खौफ है कि इनकी कांपे टांग जाती हैं। हम्म। ऐसा क्या खौफ है। फिर एक और चीज है, सियासी लोग जमातें सियासत सियासत के मैदान में एक दूसरे का मुकाबला करते हैं। हम्म। अगर वाकई इनकी गवर्नमेंट है तो हमें तो ये, हम तो देखो मुसीबतों की मारी हुई इस वक्त जमात है, हमारी क्यादत कहीं है, लीडर हम्म। अंदर है। आम ने जलसा करना, हमें एक जलसा करने दे, हमारा पावर शो देखें। और उसके बाद ये इनके पास हम्म। मतलब रईस के खानदानों से भी हैं, एवन फील्ड अपार्टमेंट भी इनके हैं, हम्म। अभी भी काफी दिल्लियां लगी हैं, दौलतें जी। बेशुमार हैं मुशर्रफ साहब, सारे। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है? सुन ले, सरकारी खर्चे के ऊपर एक हमारे से बड़ा जलसा कर लें, क्यों हम्म। नहीं करते। हम्म। अच्छा, मुझे बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है? कुछ इख्तलाफात मौजूद हैं क्योंकि बार हाँ बातें की जाती हैं। अच्छा नहीं अंस, हरगिज नहीं। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज नहीं, जब से रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तब से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हम्म। फर्स्ट लॉर्ड जो थी वो तो कचरा था, जो पार्टी के अंदर एक गद्दार थे या लोटे थे, बिकाऊ माल था, वो तो बिक गए, वो चले गए, उन्होंने अपनी सीट्स बेच दी। हम्म। उसके बाद फिर जब जबर का जुल्म का सिलसिला शुरू हुआ तो पार्टी को तोड़ने की, वीक करने की कितनी कोशिशें हुई हैं, लेकिन आज तक नंबर ऑफ सीट सबसे ज्यादा हमारे। उसकी वजह यह है कि जितने मर्जी बड़े नाम छोड़ के चले जाएं, रहें ना रहें, जब लीडर उधर है, अवाम उसके साथ जुड़ी हुई है, तो कोई भी दुनिया की ताकत किसी भी सियासी जमात को कमजोर नहीं कर सकती। और जिसने अपनी सियासत को रखना है वो कभी भी ये घाटे का सौदा नहीं करेगा। और सियासत से भी बड़ी चीज होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत, डिग्निटी, लॉयल्टी, वकार। कुछ लोग होते हैं जो ओहदा जिनके लिए मायने नहीं रखता और जिनके लिए ये वजारतें, ये सीटें, मेंबर पार्लियामेंट होना ना होना मायने नहीं रखता। जैसे कि अभी आपने देखा कि वो हमारी पार्टी से, मैं इसके ऊपर थोड़ा बात करना चाहूंगी, जी जी, बताएं। एक बगोई जिसने फ्लोर क्रॉसिंग की, जिसने पार्टी को डिच किया बुरे तरीके से, वो मुझसे सवाल कर रही थी कि आप पार्टी की स्पोक्स पर्सन हैं कि नहीं। भाई, मैं पार्टी की वर्कर हूँ और मैं 1000 दफा ये बात बता चुकी हूँ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सबसे बड़ा ओहदा अंश क्या हो सकता है, चेयरमैन की स्पोक्स पर्सन का एजाज मुझे उन्होंने ये इज्जत बख्शी। मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की मुश्किल तरीन दौर में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी। उसके बाद मैं पार्टी की पंजाब की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, और कौन सा होता है, कोर कमेटी की मेंबर, हर मीटिंग का हिस्सा, सबसे बड़ा तो सबकी स्पोक्स पर्सन होना बहुत बड़े एजाज की बात है। उसके बाद जब मैं जेल में गई तो जब मैंने अब दोबारा पार्टी के अंदर एक्टिव हुई हूँ तो मैं एक वर्कर और कारकुन की हैसियत से हुई हूँ। और जो पार्टी से वाबस्तगी होती है, नजरिए से वाबस्तगी होती है, वो किसी ओहदे की मरहूने मिन्नत नहीं होती कि मैं तब पार्टी के साथ लॉयल हूँ जब मैं मिनिस्टर हूँ, जब मैं चेयरमैन के साथ हूँ। अगर मेरे पास बड़े बड़े ओहदे नहीं है, मैं मेंबर कोर कमेटी नहीं हूँ, मैं कोर कमेटी में नहीं बैठती, तो मैं पार्टी के साथ नहीं हूँ। ये जो खानदानी लोग हैं, बावफा लोगों का शेवा नहीं होता। और जो घटिया, जो बिकाऊ माल होता है, वो कोई भी हो, जैसे ये खातून, इसके बारे में तो मैं बात करना भी मुनासिब नहीं समझती। इस किरदार से सब वाकिफ हैं, इसके लिए एक तनख्वाह और
मेंबर असेंबली के लिए शी कैन सेक्रीफाइस एवरीथिंग, मींस एवरीथिंग, मेरे जी काम कहे को ज्यादा जी समझे। अच्छा अच्छा तो जी जी दूसरी जहां तक रहेगी बात, देखो कुछ पीटीआई के अंदर लोग खान साहब की जात से जुड़े हुए हैं, और वो ऐसे जुड़े हुए हैं कि जुल्म जबर। अब मेरे मेरे खानदान की एग्जांपल ले लो, क्या कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। हम्म मतलब मेरी मियाँ की ओपन हार्ट सर्जरी अभी हुई है, मेरा बेटा कैंसर सर्वाइवर था, मैं उसके बगैर 1 साल रही हूँ। जो जो कुछ हमारे साथ हुआ बयान से बाहर है, लेकिन हम्म हमारी खान साहब के साथ, पार्टी के साथ लॉयल्टी चेंज नहीं हुई। मैं अप्रूवर नहीं बनी, मेरे मियाँ खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बने तो नहीं बने। हम्म इसी तरह बहुत सारे जो पार्टी के अंदर अभी भी जो क्यादत है, उन्होंने बड़ी मुश्किलें और मुसीबतें सही हैं, हम्म और इस वक्त वो क्यों छोड़ेंगे? ये किसी दीवाने का ख्वाब तो हो सकता है। हम्म मैं और दूसरी बात, ये ना सिर्फ ये दीवाने का ख्वाब है, इसके ऊपर देखो अंत अभी तक कोशिशें भी जारी हैं। जिस तरह से हमारे मेंबर नेशनल असेंबली को उठा लिया जाता है दिन दिहाड़े, हम्म कभी उनको मुकाबले में गायब कर दिया जाता है, लोगों के बच्चों को उठाया गया, बस लेकिन वो अभी तो तक ये मौक़िफ़ रखते हैं कि ये फसाद है, फितना पार्टी है, पाकिस्तान का नुकसान करती है। जी देखिए प्रैक्टिकली तो हमने पाकिस्तान का आज तक फायदा ही किया है, हम्म नुकसान नहीं किया। हम्म इल्जाम लगाने से बात नहीं बनती। 9 मई को भी अब तकरीबन दूसरा साल शुरू है ना, हम्म 1.5 साल ऑलमोस्ट होने चला है। हम्म साबित क्या हुआ? कुछ भी नहीं। थैंक अभी तक ये वादा माफ गवाह कोई ऐसा नहीं ढूंढ सके जिससे साबित कर सकें कि ये वाकई कुछ पीटीआई की साजिश थी। अच्छा ऐसा नहीं है। अच्छा मैडम ये बताएं कि दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए अच्छा मैडम ये बताएं कि दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए क्या आप लोग एक दूसरे के साथ बैठ सकते हैं? देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान के लिए हम क्यों नहीं एक दूसरे के साथ बैठ सकते? हम्म सवाल ये, पाकिस्तानी अवाम पे मुसीबतें होंगी तो हम क्यों नहीं एक दूसरे के साथ बैठ सकते? हम्म और अगर पाकिस्तान के हकीकी मसाइल के लिए एक हम्म दूसरे के साथ बात नहीं करनी, बट प्रॉब्लम इज, जो हमारा कंसर्न है कि इनका हकीकी मसाइल की तरफ ध्यान ही नहीं है, ठीक उसको ये सुनना ही नहीं चाहते, उसको ये एड्रेस ही नहीं करना चाहते। हम्म तो बैठना तो दूर की बात, हम्म इनको क्या है, अभी भी एक्सटेंशन मिल जाए, किसको हम ऐसी लेजिस्लेशन ठीक करें कि पीटीआई को दीवार से हमेशा के लिए अनारकली बना के चुन दें। कभी हम्म अब पब्लिक सपोर्ट वाली जमातें भी हम्म खत्म हुई हैं। ठीक। जी नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी है कि पाकिस्तान ने अगर आगे बढ़ना है, अगर हमने दहशत गर्दी का ख़ात्मा करना है तो हमें एक साथ बैठना पड़ेगा। पाकिस्तान के हालात बेहतर करने हैं तो हमें मुश्तरका जो है वो हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। तो नाज़रीन देखते रहें आवाम का सवाल। अल्लाह निगहबान।